नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति का रुख करेंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी आज पहली बार 16,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। जुलाई में मजबूत आर्थिक आंकड़ों से बाजार को मिला सहारा और सेंसेक्स निफ्टी दोनों नए रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 53,888 का रिकॉर्ड सर्च हुआ, वहीं निफ्टी ने भी 16,147 का रिकॉर्ड सर्च हुआ। बाजार को एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो सेक्टर का सहारा मिला। एनएसई पर तीनों इंडाइसेस में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 873 अंक चढ़कर 53,823 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 246 अंकों की तेजी के साथ 16,131 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी पर 21 मई के बाद आज सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। ये पहली बार 16,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में शानदार तेजी का सपोर्ट बाजार को मिला है। सन फार्मा, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, टाइटन और इंडसइंड सेंसेक्स के टॉप गेनर्स साबित हुए। फार्मा सेक्टर में सन फार्मा का शेयर 2.19% चढ़कर 792 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले इंडिया का शेयर 3.29% पर बढ़त के साथ 18,298 के स्तर पर बंद हुआ। जीएसटी कलेक्शन में उछाल, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में सुधार और कंपनियों के शानदार नतीजों के चलते बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल के जून तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर 759 करोड़ रुपए से घटकर 284 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने मुनाफा 553 करोड़ रुपए रहने का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 25,747 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,850 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 12,583 करोड़ से बढ़कर 13,190 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान एबिटा मार्जिन 48.9% से बढ़कर 49.1% पर रहा है। वहीं पहली तिमाही में भारतीय एयरटेल की आरपूज यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर प्रति यूजर 145 रुपए से बढ़कर 146 रुपए हो गई है। एफएमसीजी कंपनी डाबर के जून तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 28% से ज्यादा बढ़कर 438 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 341 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी की आय में भी 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली। आय 1980 करोड़ रुपए से बढ़कर 2611 करोड़ रुपए रही है। जून तिमाही में कंपनी का एबिटा 552 करोड़ रुपए रहा। डाबर की घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अदानी ग्रुप की 7वीं कंपनी मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में है। ग्रुप की एडिबल ऑयल कंपनी अदानी विल्मर ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इसके मुताबिक अदानी विल्मर आईपीओ के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी विस्तार के लिए करेगी। अदानी विल्मर का सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए एडिबल ऑयल बिजनेस से है। अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप और सिंगापुर की विल्मर की जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। ये फॉर्चून ब्रांड के तहत खाना पकाने वाले तेल, चावल और चीनी जैसे खाद्य उत्पादों की बिक्री करती है। सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई में भारत में बेरोजगारी दर गिरकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में देश की बेरोजगारी दर 6.5% थी, अप्रैल में यह बढ़कर 7.97% हो गई थी और मई में बढ़कर 11.9% पर पहुंच गई थी। आर्थिक सुधार के दूसरे संकेतों में डीजल और कारों की बिक्री में बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि जून में ये 92,849 करोड़ रुपए था। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स से अपनी गाड़ियों के सभी वेरिएंट में कम से कम 6 एयरबैग लगाने की अपील की है। गडकरी ने आज ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वाहन निर्माताओं से सड़क हादसों में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये सुझाव दिया है। इस मीटिंग में CAFE 2 के नियमों और BS6 के फेज 2 को टालने पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऑटो इंडस्ट्री ने CAFE 2 नियमों को 2023 तक टालने और BS6 के फेज 2 को 2024 तक टालने की मांग की है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने या इसमें कमी करने का इरादा नहीं है। संसद में हेवी इंडस्ट्रीज राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने बताया कि मंत्रालय ऐसे किसी भी प्रपोजल पर विचार नहीं कर रहा है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि उनकी कंपनी का भारत में बिजनेस इसके इंपोर्टेड मॉडल्स के प्रदर्शन पर टिका है। टेस्ला के इंपोर्टेड मॉडल पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ऐसे में इसे खरीदना काफी महंगा हो जाएगा।
ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि 15 अगस्त को स्कूटर का लॉन्चिंग इवेंट रखा जाएगा, तभी इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स भी साझा किए जाएंगे। ओला ई स्कूटर 10 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च की जाएगी। कंपनी ने 15 जुलाई से इसकी प्री बुकिंग 499 रुपए में शुरू की थी, जो रिफंडेबल अमाउंट भी है। कंपनी को बुकिंग के शुरुआती 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा की बुकिंग्स मिली थी। कंपनी ने अभी तक इस ई स्कूटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि इसकी कीमत 85,000 रुपए हो सकती है। दिल्ली से सटे नोएडा में जमीन के रेट महंगे हो सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जमीनों के सर्किल रेट की नई प्रस्तावित लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रस्तावित लिस्ट के कई सेक्टर्स की श्रेणी बदलकर सर्किल रेट में 5 से लेकर 20% तक का इजाफा किया गया है। नई लिस्ट में मेट्रो, ग्रीन बेल्ट और एक्सप्रेस वे के पास के जमीनों पर लोकेशन शुल्क का प्रस्ताव दिया गया है। अलग अलग जमीन के लिए 12.5% तक लोकेशन शुल्क देना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक अगर किसी तरह का विरोध नहीं होता है तो इसे 19 अगस्त को नोटिफाई कर दिया जाएगा।